क्वेश्चन इज गिवन हियर, दिस इज द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 start moving along the positive x direction with velocity v that varies as x is equal to a under x. How displacement of particle varies with time, यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हमें पता करना है। हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। मीन्स कि तुम बोल सकते हो x प्रोपोर्शनल टू t है, या फिर x प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर कुछ है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें यही बताना है कि किस टाइप का ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। इट मीन जब t इज इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से अपना मोशन स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है वेलोसिटी का, हम लोग लिख सकते हैं गिवन v इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स या फिर x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये तो गिवन है। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। वैसे तो जनरली v इज इक्वल टू ds बाई dt लिखते हैं, बट सिंस दिस इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको x के फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि ये पार्टिकल x एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को dx बाई dt के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर ये s के फॉर्म में होता तो फिर ds बाई dt लिखते, y के फॉर्म में हुआ तो dy बाई dt लिखेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को जिससे तुम डिनोट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे v इज इक्वल टू हम लोग dx बाई dt या dy बाई dt या ds बाई dt या कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी डिस्प्लेसमेंट के लिए वेरिएबल यहाँ पे चूज किया गया होगा। तो ये तो है डिफिनीशन। अब इस v की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं देन इसको 1 करते हैं एंड 2 कर देते हैं, देन फ्रॉम 1 एंड 2 so from 1 and 2 we can write dx by dt is equal to a into x to the power 1/2, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखो तुमको मिल रहा है dx by dt is equal to a into x to the power 1/2। अब यहाँ पे देखो जो d के साथ होता है वही वेरिएबल होता है, बार बार बताया गया है d के साथ जो लिखा हुआ होता है वेरिएबल होता है। तो इसमें देखो दो चीजें वेरिएबल है, एक तो डिस्प्लेसमेंट और दूसरा टाइम। इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मीनिंग यही होता है। ये जो लिखा हुआ होता है इसका मीनिंग होता है ये x है वेरिएबल किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो इसमें x और t वेरिएबल है, इट मीन्स ये a वेरिएबल नहीं है, तो ये a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब तुमको x की वैल्यू निकालना है। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करेंगे। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x इस साइड में है और इधर टाइम है, तो इसको यहाँ पे देखो इस फॉर्म का है, x इस इधर दिया हुआ है x टू द पावर 1/2 और यहाँ dt है, तो इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म का dx
1/2 इज इक्वल टू a इंटू डी टी। ठीक है, इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो dx अपॉन 1/x टू द पावर 1/2 है, ये पावर है। ठीक है, जो है तुम्हारा x इस क्या इधर है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक साइड में करते हैं। इस मेथड को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, तो यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2 dx इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अब देखो ये इक्वेशन तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर तुम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो इक्वेशन नंबर 4 को, तो तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी। अगर तुम इक्वेशन नंबर 4 को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इधर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx और इधर इंटीग्रेशन a dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, x टू द पावर -1/2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। अब देखो यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर -1/2 dx इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन 1 dt। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसको सभी को इंटीग्रेट करना आता है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है x टू द पावर -1/2 है, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा उसको लिख देंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 का इंटीग्रेशन t आता है, उसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट करो, क्योंकि हम इस पार्ट को इरेज करके इसके आगे के स्टेप इधर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसके बाद का स्टेप हम यहाँ पे नोट करेंगे इसको इरेज करके। तो अब इस साइड को इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 5 के बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस पार्ट को, तो क्या आएगा, इस पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x टू दी पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 इज इक्वल टू, उस साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा a इंटू टी। अब देखो यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज कर सकते हो या नहीं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है यूज करना। ठीक है, जब तक कि एकदम उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। हम लोग सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो भी आया होगा उसकी वैल्यू 0 रही होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम चाहो तो 0 ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग लिखेंगे, आएगा x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू a इंटू टी आएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ये 2 इधर लिख दिया जाएगा। इट मीन्स आएगा 2x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू a इंटू टी। देखो ध्यान से, बट यहाँ पे हमको x चाहिए, ये x टू द पावर हाफ आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसको उस डायरेक्शन में हम उधर जो यहाँ लिखा हुआ है इसको इरेज कर रहे हैं, ताकि इसके आगे का स्टेप इधर लिखे हम। ठीक है, तो अगर इधर नोट नहीं किया है तो नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर जो दिख रहा है आपको, इसको अगर हम सपोज कर लें 6 है, तो 6 से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करें हम, सॉरी स्क्वायर करोगे, इंटीग्रेट नहीं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2x टू द पावर 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू टी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4x
इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। ठीक है। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप इस फॉर्म का लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर टाइप। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शंस होंगे x इज प्रोपोर्शनल टू टी, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, x इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर हाफ, x इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2। ऐसे हो सकते हैं ऑप्शंस, और भी डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, बट उनमें से कोई एक ऑप्शन जो कि सही है वो एक प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर टाइप का होगा, या फिर अगर वैल्यू के फॉर्म में दिया होगा तो x की वैल्यू ए स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर, इस टाइप की 4 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, इसके अलावा 3 और होंगी डिफरेंट। तो उनमें से ये वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर इसको टिक करेंगे करेक्ट, तो ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, बेसिक इंटीग्रेशन, तो आप इस टाइप के जितने भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब आप एग्जाम में, या फिर जो भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या सीबीएसई के एग्जाम है जो भी है, वहां पे आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगभग सभी चैप्टर में कुछ न कुछ मिलते ही रहेंगे, तो बेसिक चीजें बहुत जरूरी है जानना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से। और ये प्रैक्टिस की बात है, तो आपको जो भी फार्मूले बताए गए हैं उन सभी को आप प्रैक्टिस करिए रोज, और कम से कम एक क्वेश्चन इस टाइप का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड जो है उसको कुछ दिन तक सॉल्व करते रहिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगी। जो भी डाउट हो वो चाहे तो आप हम लोग क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखेंगे। ठीक है। तो हमें लगता है कि ये कंप्लीट कर लिया होगा आपने। इसको इरेज कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसको इरेज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, द एक्सेलरेशन of the particle starting from rest varies with time according to the relation
ए इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको ध्यान से देखिएगा। Then what will be the displacement of particle? Then what will be the displacement of particle at time t? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। यहां पे दिया हुआ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ए इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए ये ए एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इट मीन्स ये एक्सेलरेशन है ए, ठीक है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ था वो वेलोसिटी के लिए था, अभी इस बार क्या दिया है, एक्सेलरेशन का है, और दोनों में ही हमको यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। प्रीवियस वाले वेलोसिटी से निकालना था, इस बार एक्सेलरेशन से निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन दैट ए इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये गिवन इक्वेशन है ए के लिए। हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, लेकिन क्या ए से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा, नहीं। तो पहले हम लोग ए से वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे और इसके बाद हम लोग उस वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें 2 पार्ट में करना होगा। तो पहले वेलोसिटी के लिए लिखते हैं, बट उससे पहले सिंस वी नो दैट, हम लोग को पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइंड है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेट करें, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू इतनी दिया हुआ है बट ए की वैल्यू इतनी होती है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये तो सभी कंडीशन के लिए ट्रू है, ये डिफिनीशन है, तो ये डिफिनीशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, या बाई डी टी बोलते हैं इसको, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए ये ए की वैल्यू है, ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन इसके इक्वल है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इसके इक्वल है। यहाँ पे देखिए अब वेरिएबल क्या क्या है इसमें, डी के साथ वी है, इट मीन्स वी वेरिएबल है वेलोसिटी, और डी के साथ टी है, इट मीन्स टी वेरिएबल है। तो वी और टी वेरिएबल है, इसके अलावा जो भी बचे मतलब आर और ओमेगा, ये दोनों क्या हुए, कांस्टेंट। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस dt को हमको इस t वाले फंक्शन के साथ ले आना होगा, और इसी मेथड को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सो हम लोग लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t इंटू डी टी लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। अब देखिए इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जा सकता है, आपको पता है अगर dv को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे dv को, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dv आएगा, और इधर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का आपको इंटीग्रेशन पता है कितना होता है, तो उसको अगर नहीं पता है तो अभी यहाँ पे बता देंगे उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करने वाले इक्वेशन नंबर 3 को, तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 बोथ साइड यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बोथ साइड। तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस आर ओमेगा को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं,
और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ओके यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देख लेते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा भी है, बट यहाँ पे ओमेगा नहीं था, बट यहाँ पे अगर ओमेगा है तो क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाता है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस में आएगा, और यहाँ पे जितना टी के साथ मल्टीप्लाई होता है उसी से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये कैसे आया, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है कि अगर यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे देखिए टी के साथ मल्टीप्लाई है ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे। अगर ओमेगा नहीं होता, सिर्फ साइन टी होता, सपोज यहाँ पे लिखिए साइन टी है, तो साइन टी को साइन 1 इंटू टी डी टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस, अब ओमेगा की जगह 1t बाई 1, तो इस फॉर्म का होता है ये। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा है तो यहाँ ओमेगा से डिवाइड होगा, यहाँ a होता है यहाँ a से डिवाइड होता है, यहाँ b होता है तो b से डिवाइड होता है, और ये जैसे एग्जैक्ट ऐसे ही कॉस के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये साइन ओमेगा टी है तो ये कॉस ओमेगा टी, यहाँ साइन ए टी होता तो यहाँ कॉस ए टी आता, यहाँ साइन बी टी होता तो यहाँ कॉस बी टी आता, यहाँ पे साइन टेन टी होता तो यहाँ पे कॉस टेन टी आता। लेकिन इस टी के साथ जितना मल्टीप्लाई है उतना ही यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो ये फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया, सिंस ये होता है वैल्यू, तो अब इस वैल्यू को ऊपर वाले इंटीग्रेशन में यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे इस डायरेक्शन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन होगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो कांस्टेंट है बाहर ही है, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल और ये नेगेटिव साइन, तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर आपसे वेलोसिटी का फंक्शन पूछा जाता कि वेलोसिटी t से कैसे वेरी कर रही है, तो यही आपका आंसर हो जाता। ये देखिए वेलोसिटी का फंक्शन हो गया, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। अब आपको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे चाहिए, यहाँ 0 लिख देंगे, तो जैसे ही आप 0 लिखेंगे कॉस 0 ये 1 हो जाएगा, और एट t इज इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी है आर ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ ये पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट में नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हैं प्रीवियस क्लासेस में कि कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी u जो होता है वो 0 होता है, और कभी कभी u की वैल्यू 0 नहीं होती, कुछ दिया होता है क्वेश्चन में। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे ये कॉस ओमेगा जो कॉस 0 आएगा ये 1 हो जाएगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी r इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। अभी क्या कर रहे हैं कि अब हमको वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया है, बट हमें क्या पता करना था, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अब सेम फिर से ये प्रोसेस यूज करेंगे, v की जगह पे हम लोग dx बाई dt लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ वेरी करेगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। तो ऐसे केसेस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि आपने इस इधर का नोट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम इसको इरेज करेंगे तभी हम इसके आगे हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें लगता है कि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस डायरेक्शन में जो ये यहाँ पे दिया हुआ इस पार्ट को हम इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके आगे हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी का यहाँ पे फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन चाहिए, तो इसको इक्वेशन नंबर हम कुछ दे देते हैं, सपोज 3 अगर दे दिया है, अभी तक नहीं लिखा है 3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी नो दैट
हमको क्या पता है, वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं। तो फ्रॉम 3 and 4 हम लोग इस डी एक्स बाई डी टी को इस जो राइट हैंड साइड यहाँ पे 3 इक्वेशन में इससे इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4 हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 5, जिसमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो दिया हुआ है आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक्स की वैल्यू जो बतानी है ये कैसे मिलेगा। अगर आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टी इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो इसको सेपरेट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे डी टी लिख देते हैं। अब देख सकते हैं कि ये आर ओमेगा वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टी वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। तो ये होगा डी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कॉस ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा। इसको प्रोसीड करने से पहले आप अगर इसको इस पार्ट को आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए। इसको इरेज करके हम इस पार्ट को यहाँ पे नोट करने वाले हैं। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 तक पहले आपने अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो जल्दी नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग उधर नोट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन करना है इस पार्ट का। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कितना आएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फिर से यहाँ पे इक्वेशन में एक बार लिख देते हैं डी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डी टी है। इस डायरेक्शन का इंटीग्रेशन तो आप आसानी से लिख पाएंगे, बट यहाँ पे आपको कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं पहले। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू आती है वो होती है साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। इनके डेरिवेशंस आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा होगा, जैसा कि पिछली केस में था। यहाँ पे देखिए कॉस की जगह पे यहाँ पे साइन लिख दिया गया है और टी के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपॉन ओमेगा कर दिया गया। तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। अब इसी का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में अगर देखें तो आर ओमेगा, और इसकी वैल्यू है साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ये है हमारा फाइनल आंसर डिस्प्लेसमेंट का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और आर कांस्टेंट है। तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे आप देखना चाहें तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे वैल्यू 0 रखेंगे और यहाँ x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है x की वो 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप अलग अलग टाइम पे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे आप इतना भी लिख सकते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसमें रेडियस जो है ये r जो है ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे इस फॉर्म का लिख सकते हैं। अब अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। x इज प्रोपोर्शनल टू टेन ओमेगा टी, कॉट ओमेगा टी हो सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट x इज कांस्टेंट, नन ऑफ दी इस टाइप के ऑप्शंस होंगे।
यहाँ पे x की वैल्यू जो ये वाली है यही सही ऑप्शन होगा, इसी को आपको चूज करना होगा। तो आई होप कि आपको आज के दो क्वेश्चंस दोनों समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंटीग्रेशन पे वर्क करिए, इस टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए जो कि बुक में दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।